स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने एनसीईआरटी के अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में थोड़ा सी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश की प्रवृत्ति और प्रकाश के गुण को देखा था। आज हम लोग प्रकाश के से संबंधित कुछ नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। देखिए, प्रकाश के साथ 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं भाई प्रकाश के साथ? जैसे एक अंग्रेजी में वर्ड आता है रैट, RAT, रैट। रैट का मतलब बच्चों आप लोग चूहा मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे रैट का मतलब चूहे से अलग है। R का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? परावर्तन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? परावर्तन। ए का अर्थ होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। और टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब हस्तांतरण। आजकल देखिए, वायरस से बहुत सारी डिजीज हस्तांतरित हो जा रही है। एक व्यक्ति से बीमारी दूसरे व्यक्तियों में चली जा रही है। तो प्रकाश की में 3 प्रकार की घटनाएं हैं। जब प्रकाश किसी तल के ऊपर पड़ेगा तो रैट होगा, परावर्तन होगा, अवशोषण होगा, हस्तांतरण होगा। लेकिन अभी यहाँ केवल प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है कि जब प्रकाश उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे किसी दर्पण पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में ही वापस आ जाता है। देखिए, एक वर्ड इस्तेमाल किया है, अधिकांश भाग। क्यों भाई अधिकांश भाग? अरे भैया, कुछ भाग तो ए और टी में भी तो जाएगा। कुछ भागों का अवशोषण भी होगा और कुछ भाग का हस्तांतरण भी होगा। प्रकाश का कुछ ही भाग ना परावर्तित होकर के लौट रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे किसी दर्पण पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में ही वापस आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग छोटे रहे होंगे तो गेंद खेलते रहे होंगे, गेंद ले लेते रहे होंगे क्रिकेट की या कैनवस की, उसको दीवार से मारते रहे होंगे। दीवार से वो गेंद टकराती रही होगी और टकरा करके आपके हाथ में चली जाती रही होगी। आप बहुत खुश हो जाते थे कि भाई दीवार से टकरा के गेंद मेरे हाथ में आ जा रही है। उसी प्रकार से अगर प्रकाश किसी समतल तल के ऊपर पड़े और क्या हो भाई, प्रकाश उस तल से टकराने के बाद कुछ भाग उसका उसी माध्यम में दोबारा लौट आए। पूरा तो नहीं आता, कुछ भाग उसी माध्यम में, अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट करके चला आए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन बहुत सारे कारकों के ऊपर निर्भर करता है। उसमें से एक कारक होता है तल की प्रकृति। तल जितना अधिक चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा, और तल जितना अधिक खुरदुरा होगा प्रकाश का परावर्तन उतना ही कम होगा। तो समतल तल के लिए प्यारे बच्चों हम लोग दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मिरर कहते हैं। दर्पण कैसे बनाया जाता है कि कांच के एक टुकड़े को ले लिया जाता है और कांच के एक टुकड़े को लेने के पश्चात उसके पिछले भाग के ऊपर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। आपको मालूम है कि चांदी एक धातु है और प्रत्येक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाती है जिसका रंग काला काला होता है। तो हमको डर होता है कि कहीं चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया ना करके काला रंग का पदार्थ बना दे। इसलिए चांदी के पीछे दर्पण के पीछे हम लोग पेंट कर देते हैं ताकि वहाँ की चांदी वायु के संपर्क में ना आने पाए। और इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को समतल दर्पण कहते हैं। या गोलीय दर्पण भी होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण जी। लेकिन देखिए, आपके सामने एक मैंने ये परावर्तक तल ले रखा है, दर्पण ले रखा है, और ये प्रकाश की किरण इस दर्पण की ओर आ रही है।
ठीक। और प्रकाश की किरण इससे टकरा करके लौट जा रही है। जो प्रकाश की किरण दर्पण की ओर आती है उसको इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके लौट जाती है उसको परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये प्रकाश की किरण आती है, टकराती है और टकरा के लौट करके चली जाती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एक ऐसी रेखा खींच दी जाए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ऐसी रेखा को अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आई कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आर कहते हैं, परावर्तन कोण। तो प्यारे बच्चों, परावर्तन के संबंध में 2 नियम दिए गए हैं। कौन कौन सा नियम दिया गया है? पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। ये आप देखेंगे कि ये तीनों आपके व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। और दूसरा नियम क्या है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होता है। परावर्तन कोण मतलब आर, आपतन कोण मतलब आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू अलग अलग नहीं होती है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। देखिए बच्चों, मुख्य रूप से दर्पण 2 प्रकार के हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। गोली दर्पण में क्या किया जाता है कि एक खोखला गोला ले लेते हैं हम लोग। ये आपके सामने एक खोखला गोला है। इस खोखले गोले का एक भाग काट लिया जाता है, एक स्लाइस हम लोग काट लेते हैं, और काटने के पश्चात इसके किसी एक भाग पर या तो चांदी की पॉलिश कर दी जाती है या तो पारे की पॉलिश कर दी जाती है, और इसके पश्चात लाल ऑक्साइड का प्रयोग अगर हम इस तल के ऊपर कर देते हैं तो इस हिस्से को, इस पार्ट को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण भी बच्चों 2 प्रकार का होता है, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण। अवतल गोली दर्पण वो गोली दर्पण होता है जिसमें पॉलिश हम लोग उभरे हुए भाग पे करते हैं। जैसे ये दर्पण है और पॉलिश हम लोग कहाँ कर रहे हैं? उभरे हुए भाग के ऊपर पॉलिश हम लोग कर रहे हैं। M' इस गोली दर्पण से, इस खोखले गोले से काटा गया हुआ एक पार्ट है और इसके बाहरी भाग के ऊपर हम लोग पॉलिश कर दे रहे हैं। तो ये ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहलाएगा। लेकिन अगर इसके धंसे हुए भाग के ऊपर हम लोग पॉलिश कर दिए होते तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता। तो ये जो दर्पण है किसी न किसी खोखले गोले से काट करके निकाला गया है, और उस खोखले गोले का कहीं ना कहीं केंद्र है। सपोज कीजिए ये खोखला गोला है और ये दर्पण उसी से काट करके निकाला गया है, तो इस खोखले गोले का कहीं ना कहीं केंद्र है। तो इस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र की अंग्रेजी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पहला वर्ड सी से प्रारंभ होता है, जिसके कारण वक्रता केंद्र को सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब MM भाग है, दर्पण है, ये दर्पण है और ये कहीं ना कहीं MM भाग है, ये कहीं ना कहीं इसका ये मिड पॉइंट होगा, ये मध्य बिंदु होगा। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जिस पोल को POLE होता है, पोल का पहला अक्षर P से प्रारंभ होने के कारण दर्पण के ध्रुव को P अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस खोखले गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। त्रिज्या का अर्थ क्या है भाई? कि केंद्र से लेकर के परिधि तक के बीच की ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी? ये त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन P से लेकर के C तक की दूरी को जो त्रिज्या होती है उस त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का पहला वर्ड
आर से प्रारंभ होने के कारण पी से लेकर के सी तक की दूरी को कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे हम लोग गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी और सी को मिलाती हुई रेखा को यदि हम आगे की ओर हम लोग भेज दें तो ये कि रेखा पी सी हो गई जी, जो आगे की ओर जा रही है। तो इस रेखा का नाम हम लोग रखेंगे मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और एम डैश को जी, एम डैश को जो कि गोली दर्पण का पार्ट है, एक कोना है गोली दर्पण का एम और दूसरा कोना है एम डैश, अगर एम से एम डैश को मिलाया जाएगा तो इसे गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं या अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। यहाँ एक चीज़ समझना बहुत अहम है, फोकस, दर्पण का फोकस का क्या अर्थ होता है। दर्पण के फोकस का अर्थ होता है, जैसे आपके सामने एक चित्र मैंने बनाया है, अवतल गोली दर्पण मैंने ले रखा है और उस अवतल गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ प्रकाश की किरणें जा रही हैं और वो प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकरा करके एक बिंदु पर जमा हो जा रही हैं। जिस बिंदु पर उस प्रकाश की किरणें जमा हो जा रही हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो फोकस को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को गोली दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस का पहला वर्ड एफ से प्रारंभ होने के कारण फोकस को कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं और पी से लेकर के एफ तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ द्वारा